नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के आपके सीबीटी एग्ज़ाम हो रहे हैं और इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए वैसे तो हमने डे बाय डे आपको बताया था 22 अगस्त से जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो, लेकिन अब क्या है कि कुछ ही बच्चों के पेपर बचे हैं। आई थिंक 11 तारीख लास्ट है या 13 सितंबर लास्ट है, सबका हो जाना है। तो हम अब आपको ना ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जो बार बार पूछे जाने लग गए हैं। तो अब कोई डे का मतलब नहीं है कि ये 3 तारीख को हुए, ये 2 तारीख को हुए, मिक्स है। जो अब तक 22 अगस्त से लेकर जो एग्ज़ाम हुए उनमें क्वेश्चंस आए थे। क्लास नंबर 3 है, इससे पहले 2 क्लासेज में और भी बताया था, उनको ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अपडेट दे दूँ आपको, किसी भी जगह आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चों से मेरी बात हुई, हमने आपका एग्ज़ाम होने से पहले एक विशेष सीरीज स्टार्ट की जिसमें हमने आपको 15 क्लासेज वो दी थी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे सीबीटी एग्ज़ाम 2021, 22 और 23 में। प्लस हमने आपको 20 क्लासेज आपके फर्स्ट ईयर में टॉपिक वाइज क्लासेज दी थी। तो पूरा पेपर इन्हीं में से आ रहा है। चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है आईटीआई एग्ज़ाम 2024। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की मिक्स क्लासेज है, आप अपनी फर्स्ट ईयर वाली वहाँ से चूज कर लें। 35 क्लासेज है, स्पीड डबल करके देख लेना, ये क्लास आपके लिए आधी हो जाएगी। आधी होने का मतलब क्या है, आप इन क्लासेज को 17 से 18 क्लास में पूरा कर लेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में 3-4 दिन का समय है तो आप इन क्लासेज को देख लो, 100% पेपर उसी में से आ रहे हैं। और उसका एग्जाम्पल ये रहे आज के जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन हमने उसमें करवाए हुए हैं। बच्चों के मैसेजेज आते हैं कि आज मेरा पेपर था और सारा पेपर आपकी क्लासेज में से ही आया था। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा आपको वो क्लासेज देखने, क्योंकि वहाँ पर हमने एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों पर चर्चा करी और डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके समझाया। अब तो क्या करेंगे, फटाफट क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सके। लेकिन वहाँ इतने डीपली बताएं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे कभी नहीं बोलोगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कौन सप्लायर ऐसा है जो तार का हुक और लूप बनाने के काम आता है। देखो, लूप ऐसे बनता है, या हुक का मतलब होता है, अपने साधारण भाषा में बोलते हैं कुंडी बनाना, कोई चीज़ का मतलब मोड़ने की बात कर रहा है। देखो, वैसे तो कम्बिनेशन प्लायर जो होता है ना, उससे हम सब कुछ काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर ना कम्बिनेशन प्लायर कहीं ऑप्शन नहीं है। तो फिर और आते हैं, देखो फ्लैट नोज प्लायर। दरअसल ये होता है लॉन्ग जब डिस्टेंस पे कोई चीज़ या गहराई में कोई चीज़ हो ना, उसको पकड़ने के लिए, काटने के लिए होता है, ठीक है ना। और लॉन्ग नोज प्लायर भी उसी का ही है, दोनों एक जैसे ही है। राउंड नोज प्लायर इसका आंसर है, जो राउंड करने का काम आता है। और डायगोनल कटिंग प्लायर होता है ना, इसका दूसरा नाम होता है निपर, और ये होता है एक तरह से साइड कटिंग प्लायर। जब तिरछी कोई चीज़ काटनी हो तब काम में लेते हैं। तो यहाँ आपका आंसर राउंड नोज प्लायर है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूल्स वाला चैप्टर का क्लास जब हमने आपको करवाया था तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत कवर किया था हमने। और अब से पहले भी मैं न जाने इस क्वेश्चन को कितनी बार बता चुका हूँ। आपकी शिफ्ट में अगर आता है तो मैं कहूँगा आप बड़े भाग्यशाली है। तो चीज़ों को पढ़िएगा और चीज़ों पर गौर फरमाइएगा। और इस बच्चे ने हमें क्वेश्चंस भेजे, मैं बताऊँ इसकी मेहनत देखो। ये बच्चा हमारी क्लासेज से ना तैयार कर रहा है, क्वेश्चन किए थे, अब तो क्या कर रहा है, तो जो चीज़ हम एक्स्ट्रा बता रहे थे ना, बच्चे ने देखो पेंसिल से ना अपने उसमें लिख लिया। ये फोटोकॉपी इसने करा रखी थी क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन हमने पहले करवाया हुआ है। इस बच्चे ने पढ़ा इसको, और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा चीज़ बताई है ना, ये देखो पेंसिल से मार्क करके यहाँ है ना एक्स्ट्रा चीज़ लिख रखा है जो मैंने बताया था। क्या है वो मैं पूरा बता दूंगा। सवाल देखो क्या करा है, वो कह रहा है मोर्टाइज चीजल का क्या उपयोग है। देखो, छेनियाँ होती है 3 तरह की। मोर्टाइज चीजल को हिंदी में छेनी बोलते हैं, फर्मर चीजल और कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल के 5 प्रकार होते हैं, वेब चीजल और ये वो क्रॉस कट और वो सारे मैंने बताए थे। हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं ना, मोर्टाइज चीजल के आते हैं, फर्मर चीजल के आते हैं, और कोल्ड में वेब चीजल का सबसे ज़्यादा ऑप्शन आता है, या डायमंड पॉइंट चीजल का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखो, मोर्टाइज जो होता है ना, ये लकड़ी में आयताकार होल बनाने के काम आता है। लकड़ी का कोई बॉक्स वगैरह है, उसमें अगर आपको रेक्टेंगल यानी आयताकार होल बनाना हो तब हम मोर्टाइज का काम में लेंगे। लकड़ी में सामान्य क्षैणीकरण का जो कार्य होता है ना, इसके लिए हम फर्मर चीजल काम में लेते हैं। ये देखो, इस बच्चे ने ये लिख रखा, फर्मर चीजल काम में ली जाती है। इसे बोलते हैं मेहनत माय डियर। मैं इसी चीज़ के लिए हमेशा बोलता हूँ कि मेहनत करो। मेहनत करने का मतलब ये होता है, एक क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो उसके आसपास के संभावित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको पढ़ें, उन सबको कवर करें, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अब इस एक ही क्वेश्चन में देखो, इस बच्चे ने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए। ऐसे ही आपको करना है। आज तो आप चलो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर पास करने के बाद क्या करोगे भाई? भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करनी है। और कंपटीशन एग्ज़ाम में जब आप जाते हो ना, तो वो इतने ईजी क्वेश्चन नहीं पूछता,
वो बहुत कुछ गहराई में ले जाता है। खैर अभी फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दो, सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, घबराओ मत। सेकेंड ईयर पास करने के बाद आपको मेहनत करनी है, तो मैं तो चाहता हूँ कि आज से वो मेहनत शुरू कर दो ना, ताकि बाद में मेहनत आपको कम करनी पड़े। इस बच्चे का एग्जाम्पल ले लो, जितना हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बताया ना, बच्चे ने सब कुछ लिख रखा है। देखो सवाल देखो क्या है, एक्स्ट्रा पॉइंट बताया वो क्या है। वो कह रहा है कि इसमें जो अंडरग्राउंड केबल होती है ना, उसमें कौन सा भाग धात्विक कवच को कोरोजन से बचाता है। इसको क्षरण को ना इंग्लिश में अपन कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन का मतलब जंग वगैरह बोल दो। अंडरग्राउंड केबल में 6 भाग होते हैं, जिनको शॉर्ट में हम लोग सिम्बास लिखते हैं। कोर, इंसुलेशन, मेटालिक सीथ, बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। आपने कॉलेज में अच्छे से पढ़ा हो, उम्मीद कर रहा हूँ कॉलेज वालों ने आपको बताया ही होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है धात्विक भाग, ये रहा मेटालिक सीथ। इस मेटालिक सीथ की प्रोटेक्शन करने के लिए ही हमने किसको लगा रखा है, इसके ऊपरी भाग को लगा रखा है, जिसका नाम है बेडिंग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा, इसे बेडिंग बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में एक बार सवाल पूछा, अंडरग्राउंड केबल में धात्विक कवच और आर्मर्ड के बीच वाले भाग का नाम क्या है। इतना क्वेश्चन देखो, क्या सवाल पूछा, मेटालिक सीथ और आर्मरिंग के बीच में भाग को क्या कहा जाता है। तो इस बीच वाले भाग का नाम है बेडिंग, और इस बेडिंग का काम होता है मेटालिक सीथ को प्रोटेक्ट करना। बात आती है कि मेटालिक सीथ हमने क्यों लगाया। सवाल आता है कि गुरुजी हमने मेटालिक सीथ ही क्यों लगाया। तो दरअसल मेटालिक सीथ जो होता है ना, ये लेड यानी शीशे का बना होता है। ये देखो ये रहा लेड सीथ, है ना, शीशे का होता है। और इसका काम क्या होता है, केबल को नमी से बचाने हेतु। मैं इस बच्चे को वास्तव में सैल्यूट करना चाहूँगा। जो चीज़ हमने एक्स्ट्रा बताई है बच्चे ने लिखी है, ये आज नहीं, ये इसको परसों नहीं, इसको सेकेंड ईयर में नहीं, इसको कंपटीशन एग्ज़ाम के दिनों में बहुत काम आएगी। ये मेहनत इसी का नाम है यार। आप भी ना नोट्स बनाओ, पढ़ो। ये देखो जब ITI करने लग गए, ITI बेस पे नौकरी करनी है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट आज से शुरू कर दो। लेकिन अभी CBT एग्ज़ाम तक खैर कोई बात नहीं, सीमित रहो। सीधे क्वेश्चन आ जाएंगे, डायरेक्ट आएंगे, आराम से पढ़ना, उत्तर करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। एक पॉइंट और बताऊं मैं आपको, आप जो यहाँ ABCD पढ़ लेते हैं, ABCD नहीं रटना है, उसमें लिखा हुआ क्या है वो भी पढ़ना। क्योंकि CBT एग्जाम में क्वेश्चन सफल होते हैं, ऑप्शन सफल होते हैं। यानी यहाँ जो आपको A में दिख रहा है वो हो सकता है वहाँ B में हो, C में हो। सवाल, टेनन सा के कुंद दांतों को तेज करने के लिए कौन सी रेती का इस्तेमाल करते हैं। थोड़े थोड़े शब्द इंग्लिश में बोलूँ। टेनन सा होती है, लकड़ी काटने के काम आती है। वुड सा का एक प्रकार होता है। इसके कुंद दांते का मतलब होता है जो शार्प दांते होते हैं ना, उनका हेड खत्म हो जाना और वो इस तरह के दांते हो जाना। अब तीखे दांते होंगे तो ही काटेंगे ना वो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लंट। ठीक है, तेज करना मतलब शार्प करना, यानी इस दांते को वापस ऐसे तीखा बनाना है। तो इसके लिए कौन सी फाइल काम में लोगे, रेती लेते हैं, घिस घिस कर वापस बना लेते हैं। देखो ट्राइएंगल की पोजीशन है तो ट्राइएंगल फाइल ही लेंगे माय डियर। कौन सी लेंगे, ऐसी रेती लेंगे जो त्रिभुज के आकार की हो। त्रिभुजाकार रेती होती है हमारी, राउंड फाइल होती है, हाफ राउंड होती है, रस्प फाइल होती है, रस्प कट फाइल होती है ना। रेतियों के विशेष प्रकार होते हैं। रेती अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो एक दिन का टॉपिक है, पूरा एक दिन का, जो हमने आपको कंपटीशन एग्जाम वाले कोर्स में दिया हुआ है। आपके लिए नहीं है वो कोर्स, कंपटीशन एग्जाम की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके हिसाब से है। फुल डिटेल हमने करवा रखी है, तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं है, बच्चे की फ़ोटो खींचने में हो जाती है प्रॉब्लम। क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। बैटरी चार्जिंग में फाइन सेलेक्टर स्विच का काम क्या है। सेलेक्टर स्विच लगा रखा है ना चार्जर में, वो करंट सिलेक्शन के लिए होता है। तो ये रहा, धारा रेटिंग का चुनाव करने के लिए होता है। क्योंकि बैटरी को हमें जब कांस्टेंट वोल्टेज पे चार्ज करना है तो करंट को वेरी करना होता है। शुरू में धारा थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, फिर कम कर देते हैं, फिर कम कर देते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। इसके लिए उसमें करंट सेलेक्टर स्विच होता है, एक एम्पेयर मीटर के जैसा ही मान लो, जिसमें से आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 एम्पेयर, 5 एम्पेयर इस तरह का। सवाल देखो, तांबे के फ्यूज तार पर टिन की कोटिंग क्यों करते हैं। देखो एक होता है टिनिंग, एक होता है अमलगमेशन और एक होता है गैल्वेनाइजिंग। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, पारे की परत चढ़ाना अमलगमेशन कहलाता है और तांबे पर टिन की परत चढ़ाना टिनिंग कहलाता है। इन तीनों का वैसे एक ही काम है, कोरोजन से बचाना, जंग से बचाना यानी क्षरण से बचाना हिंदी में, और एक इनका और आता है जिसका नाम है ऑक्सीकरण से बचाव देना। ये वाला क्वेश्चन बड़ा रिपीट हुआ है, अब तक बार बार आया है। प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, तांबे के तार का ऑक्सीकरण होने से रोकना या ऑक्सीकरण से उसे बचाना। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन आया है। मैं फिर कहूँगा कि इसको अच्छे से तैयार कर लो। ये वाला सवाल भाई,
कह रहा है कि वायरिंग में कौन सा डायग्राम है। अब अगर अच्छे से आपने पढ़ा हो ना तो वायरिंग में टोटल 4 प्रकार के डायग्राम बनते हैं। मैंने तो चारों बताए हुए हैं। सबसे पहले का नाम है लेआउट डायग्राम। लेआउट होता है चीज़ों का एस्टीमेट लगाने के लिए, ऐसे सीधा होता है, खींच दिया, 3 तार आ रही है तो 3 लाइनें बना दी, नीचे 2 तार जा रही है तो 2 लाइनें बना दी, लिख दिया इसके आगे 3M यानी 3 मीटर की है तो टोटल 9 मीटर तार यहाँ चाहिएगी, कुल मिलाकर ये हो गया। लेआउट डायग्राम होता है एस्टीमेट का पता लगाने के लिए या यूँ कहें कि ग्राहक के अनुमोदन के लिए। फिर आता है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम हमें ये बताता है कि आपको तार जो है वो जंक्शन बॉक्स से निकालते हुए कैसे कैसे पहुंचानी है, स्विच से निकालते हुए कैसे लेकर जानी है। उसके बाद में आता है सर्किट डायग्राम, जिसे स्कीमेटिक डायग्राम भी बोलते हैं। ये होता है इलेक्ट्रिशियन की समझ के लिए। उसके बाद में फाइनल डायग्राम आता है जिसका नाम है इंस्टॉलेशन डायग्राम, जो एकदम आपको ऐसे दिखता है कि घर में आपकी वायरिंग इंस्टॉल होने के बाद कैसी दिखाई देगी, कैसी बनेगी आपकी वो वायरिंग, ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा है अधिष्ठापना आरेख है, हिंदी में इसे अधिष्ठापना आरेख या प्लान है, प्लान को हिंदी में योजना भी बोल सकते हैं। यानी ये कोई भी चीज़ हूबहू दिखाई देती है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, हम कई बार वो एक सीनरी देखते हैं ना, जिसमें एक मतलब नदी चलती हुई अपन को दिखा रहे हैं, पीछे झोंपड़ी दिखा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पक्षी हिरण ऐसे भागते हुए दौड़ते हुए दिखा रहे हैं। तो एक कागज़ पे बनाया हुआ चित्र ही ना हो, लेकिन हमें उसमें से वर्चुअल रियलिटी का आभास होता है। ये रियलिटी वाला है। रियलिटी वाला जो होता है डायग्राम, उसको इंस्टॉलेशन डायग्राम बोलते हैं, जिसमें हूबहू चीज़ का आभास करवा दे कि देखो ऐसा है, ठीक है। सवाल पर आइए, 4 लैंप को कंट्रोल करने के लिए गोदाम वायरिंग में कितने 2 वे स्विचों की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनना, गोदाम वायरिंग में सबसे पहली बात, जितने लैंप होते हैं उतने ही स्विच होते हैं। यानी अगर 4 लैंप को कंट्रोल करना है तो 4 ही स्विच होंगे। लेकिन क्या गुरुजी, हमेशा फिक्स है एक स्विच जो है ना वो 1 वे होगा। पहला स्विच सदैव 1 वे होता है, बाकी सभी 2 वे होते हैं। तो अब कर दो क्वेश्चन का आंसर। अगर लैंप 4 है तो टोटल स्विच भी 4, 1 1 वे, 3 2 वे। 2 वे कितने लगेंगे? 3। अब मेरा सवाल आपसे, अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइएगा। 5 लैंप कंट्रोल करने हैं गोडाउन वायरिंग में, 2 वे स्विच कितने होंगे? कितने होंगे? तो समझ में आया, 1 1 वे होगा, 4 2 वे होंगे। टोटल स्विच उतने होते हैं जितने लैंप होते हैं। और ये मैं डायग्राम के माध्यम से भी कई बार बता चुका हूँ। इस गोदाम वायरिंग वाले का डायग्राम भी आता है पेपरों में, ध्यान रखना। सवाल पूछा गया है कि ये कौन सी वायरिंग है, तो ये मैं पीछे की क्लासेज में आपको करवा चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उसको अगेन एंड अगेन रिपीट करने की ज़रूरत है क्या। ये नया क्वेश्चन है, अब से पहले किसी शिफ्टों में नहीं देखने को मिला, या बच्चे को याद नहीं रहता कई बार, पर आया है। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर के दोष का कारण क्या है? सिंपल सी बात है, वो कह रहा है कि सोल्डर ठंडा हो जाता है। सोल्डरिंग क्या है? जॉइंट लगाने का। सोल्डरिंग आयरन से जॉइंट लगाते हैं। टिन और उसकी शीशे की मिश्र धातु है, फ्लक्स लगा करके उसको लगाते हैं। वो कह रहा है कि जो सोल्डर है ना आपको, वो ठंडा हो गया जॉइंट लगने से पहले ही। तो सिंपल सी बात है, वो सफिशिएंट हीटिंग उसको मिली नहीं। जितना गर्म उसको करना चाहिए था वो गर्म नहीं हुआ, पर्याप्त ऊष्मा उसको नहीं मिली। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपर्याप्त ऊष्मा या तापमान। यानी हमें उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना था, वो 80 डिग्री 70 डिग्री पे ही गर्म हो रहा है। हीटिंग आयरन एलिमेंट का, हीटिंग जो एलिमेंट है आयरन का, वो सही काम नहीं कर रहा। अनसफिशिएंट हीट, अपर्याप्त ऊष्मा, इसके लिए उत्तर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? अब बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है। उत्तर क्या करोगे? तो मैं बता दूं माय डियर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, हिंदी में बोलते हैं आवेश। अब बताइए आवेश की इकाई क्या है? कौन सा वो बच्चा होगा जिसको याद नहीं है भाई? आवेश की इकाई कूलाम है। और Q बराबर क्या होता है? IT। अब देखो मैंने इस बच्चे को लिखा है तो इसने पहले ही लिख रखा है, देखो। और ये महो जो है ना, ये चालकता की इकाई है, देखो तो यहाँ इसने चालकता लिख रखा है। ये होती है तैयारियाँ, ये होती है मेहनत। आप भी कीजिए, बहुत काम आएगा। सवाल ज़िंदगी का है माय डियर, जहाँ से सीख सकते हो अच्छा सीखो, कीजिए अपनी मेहनत। अब देखो, ठंडे और गर्म प्रतिरोध में अंतर बताया हुआ है, स्पष्ट लिख रखा है इसने। कितना मैं कह रहा हूँ आज तो मतलब वो
इतनी खुशी, वो एक है ना फिल्म में डायलॉग किसका है, वो गोविंदा का, वो वाली फीलिंग आ रही है। देखो 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले एक लैंप का गर्म प्रतिरोध क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये गर्म पूछ रहा है। अगर ना लिखे गर्म और केवल इतना कहे ना कि 100 वाट 250 वोल्ट रेटिंग वाले लैंप का प्रतिरोध कितना है, तब भी हमें गर्म प्रतिरोध याद करना है। जब क्वेश्चन में क्लियरली ये लिखा हुआ हो ना कि इसका ठंडा प्रतिरोध कितना है बताइए, हमें तभी ठंडा प्रतिरोध निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना। क्या ठंडे और गर्म में अंतर होता है? यस होता है। एक लैंप का ठंडा प्रतिरोध जो होता है ना, वो गर्म प्रतिरोध का 10 से 12 गुना कम होता है। गर्म ज़्यादा होता है, ठंडा कम होता है। क्यों होता है मैं बताऊं। लैंप का फिलामेंट किसका बनता है, आपको याद है ना, टंगस्टन का। टंगस्टन एक प्रकार का चालक है और इसमें PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। प्रतिरोध का ताप गुणांक इसका धनात्मक होता है। ताप बढ़ने से इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठंडे का वो है कि आप मल्टीमीटर लेके नाप लो, उसका 10-12 गुना कर दो, वो लगभग गर्म के बराबर है। हमारे गर्म के लिए कैलकुलेटिव के लिए फॉर्मूला होता है R = V²/P। अब वो कुछ भी पूछे ना, क्योंकि कुछ शिफ्ट में बच्चों से 200 वाट वाले का भी पूछा गया था। 200 वाट 250 वोल्ट रेटिंग के लैंप का रेजिस्टेंस कितना है, आपसे 100 वाट का पूछे, वो किसी का भी पूछे भाई, आप ये फॉर्मूला याद रख लो ना यार, कौन मना कर रहा है। आंकड़ा ही तो बदलेगा, वो आंकड़ा बदलेगा, हम अपनी वैल्यू निकालेंगे, उसको उत्तर कर देंगे कि लो श्रीमान आपने जो पूछा इसका उत्तर ये रहा। बस थोड़ी सी उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। V²/P दिए गए वोल्टेज का वर्ग कर दो, यानी 250 × 250, दी गई पावर का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 625 ओम। बताइए सवाल समझ में आया क्या। अगर 200 वाट वाला है तो 312.5 के आसपास आ जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है ना। ठंडे गर्म कर देखो, इस बच्चे ने सारा लिख रखा है जो भी है। खैर इसका एक पेपर हो चुका है ना, अच्छा ही गया होगा। आंसर की आएगी तो पता करेंगे, डाउनलोड करवा करके चेक करेंगे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके क्या रहा स्कोर, बताओ देखेंगे। सवाल देखो, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी की इकाई पूछ रहा है। देदीप्यमान तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई होती है कैंडला, या दूसरा होता है ल्यूमन प्रति स्ट्रेडियन। क्या होता है, ल्यूमन प्रति स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन जो ठोस कोण की इकाई होती है ना, उसमें भी होता है, पर वो ज़रूरत नहीं है, यहाँ यही दिया हुआ है तो इसी को याद रखो। एक एक करके बता देता हूँ। लक्स किसका है, प्रदीप्ति का, जिसे अपन इल्यूमिनेंस बोलते हैं। ल्यूमन किसका है, प्रदीप्ति फ्लक्स का। स्टेरेडियन किसका है, ठोस कोण। सॉलिड एंगल की इकाई है, ठोस कोण की इकाई है, और कैंडला प्रदीप्ति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, कुछ भी लिख दे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा, हिंदी में प्रदीप्ति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, वो कुछ भी लिख देते, याद रह जाएगा ना। अच्छा है क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। सवाल देखो, तापमान वृद्धि के साथ यदि इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो उसे क्या बोलते हैं। तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है उसे PTC बोलते हैं। तापमान घटने के साथ घटता है उसे NTC बोलते हैं। घटने के साथ बढ़ता है या उल्टा चलता है, तापमान बढ़ने से घटता है तो उसे NTC, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब आते हैं इनके नामों के आधार पर। तो जो PTC होता है ना, उसको हम सेंसिटर बोलते हैं। NTC को हम थर्मिस्टर बोलते हैं। वेरिस्टर बोलते हैं VDR को। 4 प्रकार के विशेष रजिस्टर रहते हैं हमारे। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर को बोलते हैं LDR। ठीक है, सेंसिस्टर PTC, NTC, थर्मिस्टर को बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेंसिस्टर। हिंदी में बोलेंगे संवेदी प्रतिरोधक। ठीक है, सेंसर रजिस्टर, और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनका। थर्मिस्टर का NTC होता है। VDR होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका नाम होता है वेरिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं इसको। सवाल अगला, सिस्टम अर्थिंग कहाँ उपयोग करते हैं। देखो भैया, अर्थिंग होती है 2 तरह की, आपने शायद इतना डीपली नहीं पढ़ा होगा। सिस्टम अर्थिंग सिस्टम के लिए होती है, इक्विपमेंट अर्थिंग उपकरण के लिए होती है। इक्विपमेंट अर्थिंग होती है जो हमारे उपकरण होते हैं उनके धात्विक भाग, मेटालिक बॉडी को अर्थ करना, जैसे फ्रिज की बॉडी, वॉशिंग मशीन की बॉडी, इन सब के लिए आता है। सिस्टम अर्थिंग होती है जैसे ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को अर्थ करना, अल्टरनेटर के न्यूट्रल को अर्थ करना, ये सब सिस्टम अर्थिंग कहलाता है। तो सिस्टम अर्थिंग होता है सब स्टेशन पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, पावर स्टेशन जितने भी होते हैं, वायरिंग, घरेलू वायरिंग, कमर्शियल वायरिंग कोई भी हो,
इन सब में हम उपकरणों की अर्थिंग करते हैं, उनकी बॉडी की अर्थिंग करते हैं, इसलिए इनको हम उपकरण अर्थिंग के नाम से जानते हैं। सिस्टम अर्थिंग में न्यूट्रल को अर्थ किया जाता है, इक्विपमेंट अर्थिंग में धात्विक भाग को अर्थ किया जाता है। इन दोनों में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैंप की जो बाहरी ट्यूब होती है वो बोरोसिलिकेट ग्लास की बनती है, और इसके पीछे उसका कारण होता है कि लैंप जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस देता है ना, उनमें डिफरेंस लाना या अंतर लाना, तो लैंप से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको कम करें। अल्ट्रा वायलेट होती है ना, यूवी बोलते हैं जिनको, उनको ये घटाने का या कम करने का काम करता है। ठीक है। और वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए सोल्डरिंग कौन सी काम में लेंगे? देखो, वाहनों में लेनी है ना तो बड़ी वाली लेंगे, सोल्डरिंग विद फ्लेम। ठीक है ना, ज्वाला सोल्डरिंग इसे बोलते हैं। ये वाला नया क्वेश्चन है, पहले इन क्लासेज में लगभग देखने को नहीं मिला था, तो पढ़ लेना। बस माय डियर, यहीं रोकेंगे क्लास। बहुत सारी क्लासेज दी हुई है, पेपर पूरा उन्हीं में से आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब और क्लासेज देने की आपको ज़रूरत है क्या, क्योंकि एग्ज़ाम लगभग सब बच्चों का होने वाला है। आप इसी क्लास से जुड़े हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट ईयर की सारी क्लासेस देख लीजिए, पेपर उनमें से आ जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।